बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 1979 में होने वाले ईरान के इनकलाब पर बात करेंगे। ईरान को फ़ारस भी 1935 तक ऑफिशियली तौर पे कहा जाता था। फ़ारस सल्तनत की बुनियाद साइरस आज़म ने 550 कबल मसीह में रखी। इसके बहुत ही मशहूर हुक्मरान हुए जिनमें खुसरो परवेज़ भी मौजूद था, जिसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नामा मुबारक भेजा था। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने यज़दगर्द को शिकस्त देकर ईरान को फ़तह किया और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़ातिह ईरान कहा जाता है। ईरान की अगर हम जदीद तारीख़ की बात करें तो 1901 में यहाँ पर तेल की दरियाफ़त हुई, तो दुनिया की नज़रें इस मुल्क की तरफ उठीं और यूरोप के ममालिक और रूस ने और बाकी ममालिक ने इसकी तरफ जो है वो तवज्जो की और इस इलाके पे अपना कंट्रोल रखने की कोशिश की। इस तरह 1901 में जब तेल दरियाफ़त हुआ तो यहाँ पे रूस और बरतानिया की रकाबत बढ़ गई और उन्होंने इस इलाके को अपने तसल्लुत में रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदे आपस में ही करना शुरू कर दिए। ईरान का जो इनकलाब बर्पा हुआ 1979 में, उससे पहले कम से कम 4 दफ़ा शदीद किस्म का बहरान पैदा हुआ जो इनकलाब ही का बाद में पेश खैमा साबित हुआ। पहला बहरान, जिसे हम आइनी इनकलाब भी कह सकते हैं, 1905 से लेके 1911 तक के दौरान हुआ, जब उलमा और सियासतदानों ने और ईरान के मुफक्करीन ने मिलकर बादशाह से अवाम के लिए आइनी हकूक़ हासिल करने की कोशिश की और बेहतरीन प्लानिंग के साथ जिदोजहद की ताकि बादशाह से अवाम के लिए आइनी हकूक़ हासिल किए जाएं। लेकिन इस जिदोजहद में बादशाह कामयाब रहा और उसने अपनी बादशाहत भी बचा ली और अवाम को आइनी हकूक़ भी मुंतकिल नहीं किए। दूसरा बहरान तब पैदा हुआ जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई, तो बरतानिया और तुर्की और मुख्तलिफ़ जो यूरोपीय ममालिक थे उन्होंने ईरान पे अपना तसल्लुत कायम कर लिया और यहाँ पर जो है वो अपनी फ़ौजें उतार दें। 1921 में ईरानी फ़ौज के एक जनरल मोहम्मद रज़ा ख़ान ने काचार ख़ानदान के बादशाह का तख्ता उलट दिया और यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम कर ली और पहलवी ख़ानदान की हुकूमत की बुनियाद रखी। यूरोपीय ममालिक ने भी इसको तस्लीम कर लिया और मोहम्मद रज़ा ख़ान के साथ तावन जारी रखा। लेकिन जब दूसरी आलमी जंग शुरू हुई तो बरतानिया और फ़्रांस ने रूस को फ़ौजी कुमक देने के लिए ईरान के इलाके को इस्तेमाल करने की जब कोशिश की तो मोहम्मद रज़ा ख़ान आड़े आ गए और कहा कि ईरान की ज़मीन इसके लिए इस्तेमाल मैं नहीं होने दूँगा। चुनांचे बरतानिया और फ़्रांस ने मिलकर मोहम्मद रज़ा ख़ान का भी तख्ता उलट दिया और उसके बेटे, जिसका नाम रज़ा शाह था, रज़ा ही नाम था उसका भी, उसको जो है वो तख्त पर बिठा दिया। इस तरह मोहम्मद रज़ा ख़ान, जिन्होंने पहलवी ख़ानदान की हुकूमत की बुनियाद रखी थी, उन्हें ईरान से जिला वतन कर दिया और उन्हीं के बेटे रज़ा शाह पहलवी के नाम से जो है वो बादशाह बन गए और उन्होंने बरतानिया और फ़्रांस के साथ जो है वो अपना मुकम्मल तावन जारी रखा। सेकंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होते ही ये ममालिक जो है वो ईरान से चले गए। अब ईरान के अंदर कौमी मलकियत के हवाले से आवाज़ें उठने लगीं कि तेल की जो इंडस्ट्री है इसे कौमी मलकियत में लिया जाए और इस तहरीक के जो रूह रवां थे वो डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक थे। डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक जब प्राइम मिनिस्टर बने ईरान के तो उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए ये बड़ा फ़ैसला करवाया और ईरान की तेल की इंडस्ट्री को कौमी मलकियत में ले लिया। इसके साथ ही जो है वो शाह जो था मोहम्मद रज़ा शाह, ये ईरान से फ़रार हो गया। मोहम्मद मुसद्दिक ने अपने साथियों से मिलकर ईरान के अंदर जो है वो एक कौमी हुकूमत कायम कर ली, लेकिन
ये सब चीज़ें चूँकि यूरोप के और अमेरिका के मफाद में नहीं थी, चुनांचे अमेरिका ने अपनी CIA के ज़रिए मिलकर जो है फ़ौज, ईरानी फ़ौज के अंदर जो इसके शाह के जो है वो हामी मौजूद थे, जो जनरल, उनको साथ मिलाया और डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दक की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। और उसके साथ ही जो है वो रज़ा शाह पहलवी जो है वो मुल्क में वापस आ गए और उन्होंने आकर फिर कौम परस्तों के लिए ज़िंदगी का दायरा तंग कर दिया। पूरे 7 साल तक ईरान के अंदर इंतहाई जबर और रियासती ताकत का इस्तेमाल बेईमाना अंदाज में किया जाता रहा और डॉक्टर मुसद्दक के साथियों पर जो है वो अरसा हयात तंग करके उनको कत्ल किया गया और कैदोबंद की सौबतें उन्हें बर्दाश्त करना पड़ी। इस एक तरह से बादशाह ने अपना इक़्तिदार तो बहाल कर लिया, लेकिन आवाम के अंदर शदीद किस्म की नफ़रत पैदा हो गई और शाह के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज शुरू हुआ। तो उसके जो बड़े लीडर थे इमाम ख़मीनी, उन्हें 1965 में बादशाह ने जिला वतन कर दिया। इमाम ख़मीनी पहले तो तुर्की चले गए, 1 साल तक तुर्की रहे, लेकिन वहाँ से फिर नजफ़ अशरफ चले गए, लेकिन वहाँ पे भी उन पे अरसा हयात जब तंग कर दिया गया तो उन्हें फ़्रांस में पनाह लेना पड़ी। फ़्रांस में पेरिस के साथ एक कस्बा था नोफल लूशा, वहाँ पर उन्होंने क़याम किया और वहाँ से बैठ के जो है वो तहरीक जो थी शाह के ख़िलाफ़ ईरान में चल रही थी उसकी कमान करने लगे। हर आने वाला वक्त अब शाह के लिए मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा था। 1978 में कर्फ्यू और मार्शल्ला ईरान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में उसे लगाना पड़ा, जिसकी वजह से जो है वो एहतजाज बढ़ता गया और तकरीबन ईरान के कैपिटल तेहरान में ही एक दिन में 200 लोग कत्ल किए जाते रहे। इस तरह पूरी जबर और रियासती ताकत के इस्तेमाल के बावजूद जो है वो ईरान के अंदर ये एहतजाज को शाह कंट्रोल ना कर सका और आखिर उसे आवाम के सामने हथियार फेंकने पड़े और 16 जनवरी 1979 को, 16 जनवरी 1979 को उसे इक़्तिदार छोड़कर फ़रार होना पड़ा। तो रज़ा शाह पहलवी ईरान का बादशाह 16 जनवरी 1979 को मुल्क छोड़कर फ़रार हो गया। 1 फरवरी 1979 को इमाम ख़मीनी 14 साला जलावतनी के बाद अपने मुल्क वापस आ गए। उनका एयरपोर्ट पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। 10 फरवरी 1979 को जो इमाम ख़मीनी के गुरिल्ले थे उनके दरमियान और जो शाह की फ़ौज थी वफ़ादार, उनके दरमियान शदीद किस्म की लड़ाई हुई, जिसमें इमाम ख़मीनी के गुरिल्ले कामयाब रहे और इस तरह 11 फरवरी 1979 को इस्लामी जमहूरिया ईरान होने का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म शाहपुर बख्तियार भी जो है वो मुल्क छोड़ के फ़रार हो गया और इस तरह इमाम ख़मीनी को रूहानी पेशवा ईरान का तस्लीम कर लिया गया और इस तरह एक ईरान में इनकलाब के नतीजा में इस्लामी जमहूरिया ईरान का जो है वो आगाज़ हुआ और ईरान एक नई जदीद तारीख़ में दाखिल हुआ। तो आज की गुफ्तगू में हमने ईरान में होने वाले इनकलाब के पस मंज़र पर बात की और हमने देखा कि 1979 को जो इनकलाब बर्पा हुआ उससे पहले 4 बड़े बहरान पैदा हुए थे। एक 1905 से 1911 के दरमियान, दूसरा फर्स्ट वर्ल्ड वार के दरमियान और फिर तीसरा जो है वो सेकंड वर्ल्ड वार और फिर जो है वो डॉक्टर मुसद्दक ने जब कोमिया लिया तेल की इंडस्ट्री को, तो उसके बाद फिर बिल आखिर इनकलाब की तरफ ही जो है वो बात गई और ईरान में शाह को तख्ता जो है वो बादशाहत का छोड़ना पड़ा और ईरान इस्लामी जमहूरिया ईरान बन गया। तो हमारी आज की गुफ्तगू अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।